Hello everyone, welcome to Momentum IS. Vishleshan, short session, concrete analysis, a platform that relays you with clarification and application. And in this session, we are going to continue with prices and inflation. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे इन्फ्लेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड कैसा उनका ट्रेंड रहा है, स्पेशली रिटेल इन्फ्लेशन का ट्रेंड ऐसा क्यों रहा और रिटेल इन्फ्लेशन इतना राइज क्यों किया या नीचे क्यों किया, ईयर बाय ईयर या फेज बाय फेज, इन सारी चीज़ों में हमने डिस्कशन किया है. रिटेल इन्फ्लेशन या फिर CPI कंबाइंड इन्फ्लेशन के क्या क्या कैटेगरीज थे, रिटेल कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन सारे चीज़ों में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया विद ग्राफ एंड ट्रेंड को चेक किया कि कैसा कितना ऊपर इन्फ्लेशन गया या कैसा इन्फ्लेशन का ओवरऑल ट्रेंड रहा. तो आगे मूव ऑन फर्दर करते हैं. नाउ विद दिस हमने लास्ट सेशन में ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारा फूड इन्फ्लेशन में या ओवरऑल सी रिटेल इन्फ्लेशन में जो सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट रहा है जिसमें राइज दिखा गया फूड के कंपोनेंट में वो था आपका एडिबल ऑयल्स की वजह से. एडिबल ऑयल्स का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या रहा वो आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि ओवरऑल वे में अगर देखा जाए लास्ट 6 ईयर्स का ट्रेंड, आपको एक चीज़ दिखेगा कि इंडिया नॉर्मल वे में अगर इकोनॉमी अगर आप पहले देख चुके हैं, इकोनॉमी के इस चैप्टर को देख चुके हो, आपको एक चीज़ दिखेगा कि जो एडिबल ऑयल्स होते हैं इंडिया में या एडिबल ऑयल्स जो इंडिया यूज कंज्यूम करता है आज के डेट में, वो बाहर से मेजॉरिटी वो इम्पोर्ट करता है. पाम ऑयल हो गए ये सारे. तो ओवरऑल वे में लास्ट 6 ईयर्स का अगर ट्रेंड दिखे तो हमें एक चीज़ दिखेगा कि ये लास्ट 6 ईयर्स में इंडिया ने जो इंपोर्ट किया है बाहर से वो रिड्यूस किया है. बट जो ओवरऑल सप्लाई चेन डिसरप्शन रहा, यानी कि प्राइस वैल्यू जो थी, जो प्राइस वैल्यू बीच में कोविड के टाइम पे इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हुई, उस वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल जो ट्रेडेड वैल्यू था इंडिया का वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, भले ही हमने इम्पोर्ट कम किया है. तो ये रीसेंट टाइम से ये बहुत बड़ा इशू रहा है इंडिया के लिए कि एडिबल ऑयल को लेके क्या किया जा सके, जिसके लिए इंडिया ने एक नया प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स करके. नाउ बिफोर गोइंग फॉर योर एग्जाम्स, एंड इस मिशन को ज़रूर देखना बिकॉज इसके जो रीसेंट प्रोग्राम्स है कि लैंड बेस्ड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करना है, कितना लैंड एरिया जो सोन होना चाहिए एडिबल्स ऑयल के लिए, स्पेसिफिकली इनसे रिलेटेड क्रॉप्स के लिए, वो इंक्रीज़ होना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, उन सारे चीज़ों पे भी एक डायमेंशन रखा गया है. तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखना. और एक बहुत बड़ा मेजर ये था कि इम्पोर्ट को रिड्यूस करना है, उस वजह से हमने इस मिशन को लाया. अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा क्या रहा कि अगर सप्लाई चेन में आपको ये भी पता है कि इंपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सपैंड की है. हमने फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि इंपोर्ट का जो ग्लोबल रिकवरी हुआ है या इंडिया में ओवरऑल रिकवरी हुआ है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हुआ है. तो ऐसा क्या है कि इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने और क्या क्या मेजर्स लिए. सबसे पहली चीज़ थी कि इट्स नॉट जस्ट ओनली एडिबल ऑयल्स जो इंडिया एक बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करता है, देयर आर पल्सेस ऑल्सो. एंड पल्सेस में जैसे आप कह सकते हैं तुर दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, ये बहुत बड़ा इंपोर्ट करती है इंडिया बाहर से. इस चीज़ को रोकने के लिए इंडिया ने कुछ प्रोग्राम्स भी अपने वो किए, कुछ कंट्रीज से इन्होंने MOU साइन किया, जैसे आप कह सकते हो म्यांमार हो गया. नाउ म्यांमार आपको न्यूज़ में इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि म्यांमार बहुत ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ में रहा है, कंसिडरिंग कि जुंटा गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है, मिलिट्री कू हुआ वहाँ पे आफ्टर द इलेक्शंस. देन आपका हो गया मालावी एंड मोजाम्बिक. इन सारे कंट्रीज से ऑलमोस्ट इन्होंने 5 ईयर्स का अग्रीमेंट साइन कराया है कि ये 5 साल का एक स्पेसिफिक अमाउंट ज़रूर से ज़रूर ट्रेडिंग करवाएंगे एंड इम्पोर्ट उस अकॉर्डिंगली लेते रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने और क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने बफर स्टॉक पे काम किया. बफर स्टॉक पे किस तरह से कि जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए उनको एक इंटरवेंशन प्रोग्राम बताया कि किस हिसाब से बफर स्टॉक होना चाहिए या कितना लेना चाहिए. तो वहाँ से इन्होंने पल्सेस के जो थे वो इन्होंने करीब 23 मेट्रिक टन लिए का बफर स्टॉक क्रिएट किया. फॉर अनियन भी एक और ऐसा कमोडिटी रहा है, ऐसा एक प्रोडक्ट रहा जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन दिखा है रिसेंट टाइम्स में. तो अनियन में भी इन्होंने एक वो बफर स्टॉक क्रिएट करने की कोशिश की अराउंड 2.08 मेट्रिक टन के अराउंड. अपार्ट फ्रॉम दिस पल्सेस के लिए ही जो तूर और उड़द दाल है इनके लिए क्या किया गया कि इनको फ्री कैटेगरी में डाला गया.
मतलब रेस्ट्रिक्शन से हटा दिया गया, मतलब अगर कुछ रेगुलेशन नहीं होगा कि कितना इंपोर्ट हो रहा है या कितना इंपोर्ट हो रहा है ओवरऑल कंट्री के अंदर। इसके अलावा पल्सेस को हैंडल करने के लिए बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी हुई या फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट सेस है उसको भी ज़ीरो किया गया है फॉर दीज पल्सेस के लिए, पल्सेस में स्पेसिफिकली तूर दाल के लिए, उड़द दाल के लिए किया गया है। एंड इसके अपार्ट एक और चीज़ जो गवर्नमेंट ने किया वो है जो कि अगर आपको पता है NCDX जो कमोडिटीज़ पे ट्रेडिंग करती है, फ्यूचर ट्रेडिंग, उस चीज़ को सस्पेंड किया गया फॉर पल्सेस एंड कुछ मटेरियल्स के लिए। रीज़न क्या था? अगेन रीज़न हम एक तरह से ये कह सकते हैं जो कि हमने लास्ट सेशन में बात किया है जब हम लोग मॉनेटरी मैनेजमेंट को देख रहे थे, वहाँ पे हमने एक चीज़ बात किया था कि वोलेटिलिटी इंडेक्स हमें ये भी दिखाता है कि कितना स्टेबिलिटी है सिस्टम में। एंड इसको सस्पेंड करने से ये होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो अगर उससे अगर कोई इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है उस टाइम कमोडिटी मार्केट में तो उसको रोका जा सके। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स रहे हैं इस गवर्नमेंट के थ्रू जिसकी वजह से इंपोर्ट और इन सारे इन्फ्लेशन को हैंडल या केटर करने की कोशिश की गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ। नाउ दिस वन इज अगेन अ इंटरेस्टिंग ग्राफ कंसिडरिंग कि रूरल एंड अर्बन साइड में जो इन्फ्लेशन रहा है उसमें भी क्या डिफरेंसेस रहे। ऐसा क्या था कि अर्बन इन्फ्लेशन में थोड़ा डिफरेंस आया या रूरल साइड में क्या ऐसा इन्फ्लेशन क्यों रहा है, इस चीज़ में भी कुछ ना कुछ रीजंस आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पे एक ऐसा पीरियड रहा है जहाँ पे वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहे हैं। तो इसके कारण क्या क्या रहते हैं? मेजरली अगर ये इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन दोनों के जो बास्केट या कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट रहे हैं, जिस वजह से ये डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो रहा है। क्या क्या ऐसा हो सकता है? फर्स्टली आपका फूड हो गया, फूड एंड बेवरेज ही हो गया, सबसे बड़ा हो गया। नेक्स्ट हो गया फ्यूल हो गया। फ्यूल क्यों कंसिडर किया जाएगा? कंसिडरिंग कि जो इंडिया में जो फ्यूल का कंजम्पशन है, या फिर अगर हम CPI इन्फ्लेशन कह रहे हैं, यानी हमने ऐसा कोई रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन नहीं कहा है, रिटेल कोर इन्फ्लेशन नहीं कहा है, दैट मीन्स हमने फ्यूल को हटाया भी नहीं है। एंड फ्यूल अगर नहीं हटाया तो दैट मीन्स हमने CPI में अपार्ट फ्रॉम दिस एक और कैटेगरी है जो कि पेट्रोल फॉर व्हीकल हो गया, डीजल फॉर व्हीकल हो गया, उसके वेटेजेस भी डिफरेंट होते हैं अर्बन इन्फ्लेशन में एंड रूरल इन्फ्लेशन में। जिस वजह से जब एक ये पीरियड रहा और ये जो आपका ड्यूरिंग कोविड पीरियड में जब एक डिफरेंस यहाँ पे दिखा है, उस पीरियड में भी रहा कि फ्यूल का जो प्राइसिंग उस टाइम राइज हुआ, हाइक आया। एंड अर्बन, क्योंकि अर्बन एरिया में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का वो ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा इन कंपैरिजन टू दिस। हाउएवर फूड में भी एक बहुत बड़ा चंक रहा है। वो क्या रहा है? जैसे एडिबल ऑयल्स और ये सब का जो कंजम्पशन होता है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। तो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि अर्बन CPI जो अर्बन इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा रहा है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पे इस पीरियड में हमें दिख रहा है, यहाँ पे ओवरऑल वे में हमें वो सिमिलर दिख रहा है, सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में दिख रहा है। जैसा अर्बन इन्फ्लेशन राइज किया है वैसा का वैसा रूरल इन्फ्लेशन भी राइज किया है। तो ये कुछ इस ग्राफ से हम पता लगा सकते हैं, UPSC इससे चीज़ें निकाल सकता है कि कैसा CPI या अर्बन रूरल इन्फ्लेशन या इनके बीच में जो डिफरेंस रहा है वो क्यों रहा है, वो एज अ फैक्टर पूछ सकता है। नो वही चीज़ को जो हमने लास्ट ग्राफ में देखा उस चीज़ को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया, और ये क्लियरली उस चीज़ को दिखा भी रहा है कि किस तरह से ये फॉर्मेट में चेंज हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसी पीरियड का ही टाइम पीरियड लिया गया है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम शिफ्टिंग अलग थी, यहाँ पे टाइम स्केल अलग है, तो इसलिए वो आपको सिमिलर नहीं दिख रहा है, बट टाइम स्केल ऑलमोस्ट सेम है। हाउएवर इसी पीरियड में आपको वही चीज़ दिख रहा है कि जैसे एडिबल ऑयल्स हो गए या जो स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट्स थे जो अर्बन एरिया में ज़्यादा कंजम्पशन होता है, उसमें डिफरेंस की वजह से रूरल एरिया यानी ये जो है अर्बन एरिया जो है उसमें ज़्यादा हाइक दिखा है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। तो ये वेटेज और इन कंपोनेंट्स के जो वेटेज हैं उनके डिफरेंस की वजह से भी इस रूरल इन्फ्लेशन जो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं वो भी डिफरेंट आना स्टार्ट हो सकते हैं। दो दे कैन बी सिंक्रोनस, मतलब सिमिलर फॉर्मेट दिखा रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज की वैल्यूज उनकी थोड़ी थोड़ी चेंज हो चुकी हैं इसलिए वो अलग अलग दिख रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ। नाउ दिस वन इज व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी बात किया था कि CPI इन्फ्लेशन एंड WPI इन्फ्लेशन के बीच में डाइवर्जेंस यानी इतना ज़्यादा गैप क्यों दिख रहा है, जो कि इस पीरियड के लिए बात करें या इस पीरियड में भी बात करें,
मेनली इसी पीरियड की ज़्यादा बात हुई है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, और वो ऐसा क्यों है, इसका बेसिक कारण एक ये है कि अगर आप ये देखो कि अराउंड अप्रैल 2020 या जून 2020, यानी कि जब कोविड अपने एकदम उफान में आप कह सकते हो हिंदी भाषा में, वहाँ पे जब सबसे ज़्यादा हाइट पे था एंड ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे आपने लॉकडाउन और वो सब इम्पोज किए थे, उस टाइम पे क्या हुआ, आपकी इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हुई, एक तरह से डिमांड शॉक आया, सप्लाई शॉक आया। तो जो होलसेल प्राइस है, अगर सप्लाई शॉक आया यानी प्रोडक्शन को रिड्यूस किया गया है, प्रोडक्शन लेस देन द प्रीवियस ईयर किया गया है, तो इससे क्या हुआ, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं नेगेटिव में गया है। एंड उस टाइम ऐसा हुआ भी, आपके जो पेट्रोलियम रिजर्व्स थे जो एक टाइम पे नेगेटिव वैल्यू में जा चुकी थी, मतलब उल्टा जो सेल कर रहा है उसे पैसे देने पड़ते, उस वजह से भी आपको दिखेगा कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो नेगेटिव में था नाउ, यानी कि आपका बेस बहुत ज़्यादा लो जा चुका है। और इन्फ्लेशन हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं, यानी 2020 में अगर देखा जाए एंड 2021 में देखा जाए, यही होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जब इतना ऊंचा चला जाए, यानी समवेयर अराउंड 14.2%, ये राइज ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बेस हमारा लो था, बेस हमारा लो था, जिस वजह से ये जो गैप आया है ये बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। नाउ आपको वो वहीं उसी जगह पे, ये जो हमारा पीरियड देखें, इसी जगह पे सीपीआई इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हमारा स्टेबल रहा है या इंक्रीज भी हुआ है, तो एक बैंड गैप के अंदर अंदर ही मूव ऑन किया है, जो कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के केस में नहीं है। लो बेस तो एक हो गया, अब लो बेस में भी अलग अलग कैटेगरीज आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपका बेस लो है और आपको ये पता है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में डब्ल्यूपीआई केवल गुड्स को कंसिडर करता है, नॉट सर्विसेज, दैट मीन्स गुड्स की जो वेटेज होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो पहली बात, जब होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात करेंगे और उसमें गुड्स की बात करेंगे, यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो क्या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सारे के सारे क्या जो, या इससे रिलेटेड जो कैपिटल गुड्स होते हैं, क्या ये सारे के सारे इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं? जी नहीं, इसमें से कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो हम बाहर से मंगाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स हो गए जो हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो हम बाहर से ला रहे हैं और उसके इन्फ्लेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इस बेस लो इफेक्ट को एकदम से एक्सपैंड किया। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या हुआ, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में जो फ्यूल का या फिर फूड एंड बेवरेजेस के जो वेटेज है उसमें भी डिफरेंस है ना। फ्यूल के डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, कंसिडरिंग कि जो फ्यूल एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चली गई थी और जब इकोनॉमी ओपन हुई और एकदम से वो बूम आया, डिमांड का बूम आया, या एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एकदम से एक्सपैंड की बहुत ज़्यादा, मतलब अनप्रेसिडेंटेड इसे भी कह सकते हैं अपने आप में, तो उससे भी क्या हुआ कि आपका जो फ्यूल प्राइसिंग था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया। नाउ कंसिडरिंग कि डब्ल्यूपीआई में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सीपीआई में इसका थोड़ा सा कम दिखेगा, कंसिडरिंग कि इसकी वेटेज सीपीआई में ओनली 6.8 बैठती है, हालांकि थ्रू मिसलिनियस अगर हम काउंट करेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, बट स्टिल इन कंपैरिजन टू डब्ल्यूपीआई ये कम बैठता है। तो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि डब्ल्यूपीआई और डाइवर्जेंस, इसके बीच में जो डाइवर्जेंस है वो एक्सपैंड किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फूड अगर हम ऐड कर रहे हैं या फिर सीपीआई में हम क्योंकि सर्विसेज भी ऐड करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें अगर हम ऐड करते हैं, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ रिटेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूपीआई में क्या है कि एक एक जिसका वेटेज या प्रोडक्शन वाइज जो ट्रेडिंग हुई है उस पर बात होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा कि सर्विसेज क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, डब्ल्यूपीआई में एक एक चीज़ का वेटेज ज़्यादा हो जाता है उन्हीं गुड्स को लेकर, उस वजह से भी इन्फ्लेशन आपको ज़्यादा दिखेगा डब्ल्यूपीआई का ईयर ऑन ईयर वाइज में भी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में डाइवर्जेंस दिखता है। और इसी चीज़ को अगर यूपीएससी ने पूछा कि रिसेंट टाइम से अगर सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई के बीच में डाइवर्जेंस है एंड 3-4 पॉइंट्स दे दिए, जैसे कि सप्लाई शॉक और इन सब को पॉइंट्स को इंक्लूड करके फूड एंड बेवरेज, फ्यूल को लेके किया, तो आप उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना पड़ेगा कि 1, 2 एंड 3 कौन सा पॉइंट सही है या कौन सा आंसर सही है, अगर ये प्रीलिम से पूछा गया या बाद में अगर सप्लाई शॉक रिलेटेड कुछ मेंस में पूछा गया, तो उस चीज़ से भी आप रिप्रेजेंट, इसी ग्राफ के थ्रू आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ें थी। इसी चीज़ को और अलग तरीके से दिखाया गया है कि
CPI में जो बड़ा वेटेज होता है फूड एंड बेवरेजेस का, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, सब में अराउंड 45.8 होता है, जबकि WPI में क्या होता है, फ्यूल एंड पावर होता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फूड का जो ओवरऑल वेज था इन्फ्लेशन का, वो कहीं ना कहीं एक 0 to 20 या 0 to 15 कह सकते हैं, उसी बैंड गैप में रहा है। इस बैंड गैप को इसने जल्दी छोड़ा नहीं है CPI ने, खासकर इसके फूड एंड बेवरेजेस ने। फूड इन्फ्लेशन भी उस टाइम पे था ज़्यादा इंडिया में, खासकर हमने जैसे एडिबल ऑयल की बात की, पल्सेस में भी बहुत ज़्यादा दिखा, तो उस वजह से थोड़ा सा तो ये एक्सपैंड हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हुआ जो कि फ्यूल एंड पावर के टर्म्स में देखा जाए। अगेन वही चीज़, फ्यूल एंड पावर का देखा जाए बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला गया था, एंड यही चीज़ जब रिबाउंड की इकोनॉमी, फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा स्टार्ट हुआ, डिमांड ज़्यादा एकदम से एक्सपैंड किया एंड सप्लाई एंड प्रोडक्शन स्टार्ट हुई उसी अकॉर्डिंगली, तो उस वजह से भी हमारा जो फ्यूल प्राइसिंग थी वो भी एक्सपैंड किया। इस वजह से अगेन हमें CPI एंड WPI डिफरेंस दिखता है। तो बेस ईयर तो ओवरऑल जो कोर रीजन है वो तो ये है कि बेस लो है, लेकिन इस बेस लो के भी क्या क्या वर्टिकल्स, अलग अलग ब्रेकडाउन ऑफ वर्टिकल्स अगर करें तो ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो विद दिस वी आर एंडिंग दिस इन्फ्लेशन चैप्टर and hope you like this session. For more videos you can subscribe to our YouTube channel, and for more updates and downloading free materials, attempting daily quizzes, prelims test series, you can visit our website momentumis.com. Thank you.